हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। वीवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, दो तरीके से वीडियो अपलोड करूंगा। एक तो ये उत्तर प्रदेश टीजीटी का जो 2015 में क्वेश्चन पेपर हुआ था कॉमर्स का, तो वो मैं आपसे जो है डिस्कस करूँगा। और दूसरा जो है, जिन स्टूडेंट्स का बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है कॉमर्स से और इकोनॉमिक्स में, तो वो अपना इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, खासकर कॉमर्स वालों के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स के हो गए, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दो तरीके से वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। और टीजीटी का एग्ज़ाम की शायद डेट शीट भी आ चुकी है। 7 या 8 अगस्त को टीजीटी वालों के एग्ज़ाम है, और 17 और 18 अगस्त में आई थिंक जो है वो पीजीटी वालों के एग्ज़ाम है, यूपी टीजीटी और पीजीटी वालों के। तो फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि जो है आप जो है बेनिफिट्स ले सकें। और दूसरा व्यूवर्स, ये सारे वीडियोज़ हैं मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। तो पीजीटी वाली अलग प्लेलिस्ट है और टीजीटी वाली जो है यूपी टीजीटी सॉल्व पेपर की अलग प्लेलिस्ट है। तो अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक पेपर सॉल्व करवाया था 2016 का, लेकिन वो 2019 में हुआ था, तो वो भी मैंने करवा दिया है, विद एक्सप्लेनेशन है वो, तो आप उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कुछ भी अगर जो है इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए हो, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दे रखा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है व्यूवर्स। चलिए, देखिए 125 क्वेश्चन है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड जो है वो तेज़ रखूँगा। तो इसमें सीधा आंसर का ऑप्शन मैंने नीचे लगा रखा है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाज़ारों में साधनों की कीमत निर्धारित होती है। तो ऑप्शन सी सही है कि साधनों की मांग व पूर्ति द्वारा। किस वर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की स्थापना स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी? इंग्लिश में ऑटोनोमस कहते हैं स्वायत्त संस्था को, तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी, तो वो था 1944 में। ऑप्शन ए। विकास केंद्रित अर्थशास्त्र के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हैं आपके प्रोफेसर सैमुअल्सन। प्रमाणक कितने प्रकार के होते हैं? 2। निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञापन की सीमाओं से है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि कम सशक्त, लोचहीनता या कम प्रभावी। किस प्रकार की वस्तुएं जो हैं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं? तो ऑप्शन ए ही ठीक है इसमें, कि जब 2 या अधिक वस्तुएं एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। एक अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान वर्णित हैं? तो वह है धारा 221। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी। दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं कि वर्ष 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, और सेकंड, वर्ष 1980 में निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे 6 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया था, है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। प्रमाप विचलन होता है, तो आपको फार्मूला बताना है, तो ये ऑप्शन डी वाला जो फार्मूला है वो बिल्कुल ठीक है कि √σd²/n। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब ये बताना है आपको इसमें से कि कौन सा जो कथन है वो इसमें से सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि 1 और 2, यानी कि व्यापार और सभ्यता एक दूसरे के पूरक हैं, और सेकंड की व्यापार की प्रबल इच्छा से ही कई देशों के नए मार्गों की खोज की गई, ठीक है। तो ऑप्शन ए ठीक है। सर्वोत्तम संयोग की कौन सी स्थिति लाभदायक है? तो ऑप्शन नंबर ये वाला ए ही ठीक है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। अपकिरण ज्ञात करने की विधियां हैं। तो देखिए, अपकिरण ज्ञात करने की तीनों ही विधियां हैं, ये सीमा विधि भी और विचलन माध्य विधि भी और बिंदु रेखीय विधि भी। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। माल्थस के सिद्धांत के अनुसार बिना किसी प्रतिबंध के जनसंख्या
कितनी अवधि में दुगनी हो जाती है? 25 वर्षों में। सही संबंध चुनिए, यानी कि आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें आपका सही है कि 5x माध्य विचलन इक्वल टू 4x प्रमाप विचलन। वह व्यापार जिसके अंतर्गत माल एक दूसरे देशों से ज़्यादा मात्रा में मंगाया जाता है एवं उसको निर्मित करके पुनः दूसरे देशों में बेचा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पुनः निर्यात व्यापार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये देखिए 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी के 1 और 2, ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं बिल्कुल ठीक हैं कि स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील इकाइयों का अधिक प्रयोग करने से उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादन प्रक्रिया के प्रारंभ में श्रम विभाजन संभव नहीं होता। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है, तो समांतर माध्यम में किया जाता है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम को कब बदलकर बैंकिंग नियमन अधिनियम कर दिया गया? 1962 में। यदि 12, 17, 24 और ये x दे रखा है, 28, 29 का समांतर माध्य 22 हो तो x का समांतर माध्य, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और फार्मूला लगाएंगे तो वो होगा आपका 22। निम्नलिखित में से किसका संबंध छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी से नहीं है? तो वो होता है डाक द्वारा व्यापार। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुद्रा संकुचन से नहीं है? तो ऑप्शन सी कि मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से कम होती है। अब देखिए 22वें क्वेश्चन में क्योंकि 5 जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए जो मोड है बहुलक है, तो उसका आंसर 5 ही होगा। ठीक है ना, तो 5, 1, 2 और 3 और 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 5 आंसर है। विनिमय में क्या क्या शामिल है? तो देखिए तीनों ही ऑप्शन शामिल हैं इसमें कि धन के ऐच्छिक हस्तांतरण, धन के वैधानिक हस्तांतरण, धन के पारस्परिक हस्तांतरण। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24वां है कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, बाउले का। एक ही छत के अंतर्गत एक बड़ा भंडार जिसमें निम्न प्रकार की वस्तुओं का फुटकर व्यापार होता है, तो वो क्या कहलाता है ना? तो वो कहलाता है विभागीय भंडार। ठीक है, वैधानिकता के आधार पर वर्गीकृत बाजार में से किस बाजार पर सरकार का नियंत्रण सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वैध या उचित बाजार। एक कार का किराया मूल्य 1,20,000 है और रोकड़ मूल्य कैश प्राइस जब वो 1,08,000 है, तो किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत देय ब्याज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12,000। 1,20,000 में से आप 1,08,000 को माइनस कर देंगे तो 12,000 हो जाएगा। किस प्रकार के बाजार में परिवहन लागतों का वस्तु के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? पूर्ण बाजार। किस्त भुगतान पद्धति का नियमन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि वस्तु विक्रय अधिनियम। एफ्टा EFTA में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? जर्मनी। निम्न में से किसका संबंध पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से है? तो देखिए दोनों से ही है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि ए और बी दोनों, मतलब कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक और सभी एक सी वस्तुओं के क्रय विक्रय करते हों। अधिकार शुल्क यानी कि रॉयल्टी किससे संबंधित है? देखिए रॉयल्टी में पेटेंट भी आता है, तेल के कुएं से भी होती है और ईंट निर्माण से भी होती है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
उत्पादन यदि 10,000 रुपये प्रति टन, अधिकार शुल्क इसकी 2 रुपये 50 पैसे प्रति टन, न्यूनतम किराया 41,000 रुपये और प्रतिवर्ष लघु कार्य यानी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कब अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, MR इक्वल टू MC यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। साप्टा को प्रभावी करने का निर्णय किस दक्षेश शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। तो वो हुआ 8वें में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, बी वाला भी ठीक है, सी वाला भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल इसमें असत्य कथन है कि वस्तु के उत्पादन में सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू नहीं होता है ना। तो ये जो है आपका बिल्कुल असत्य कथन है। नेक्स्ट है, जिम खाना क्लब की स्थायी संपत्तियां 3,50,000 रुपये, बैंक ऋण 1 लाख रुपये और उपार्जित चंदा 45,000 रुपये। क्लब का पूंजी कोष होगा तो वो होगा 2,95,000 रुपये। निम्न में से कौन मुद्रा के गौण कार्य हैं। तो वो है आपका मूल्य हस्तांतरण। गोल्फ क्लब कानपुर ने अपना पुराना फर्नीचर बेचा 14,500 रुपये में। पुस्तक मूल्य जो था 13,200 रुपये। आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाई गई राशि कितनी होगी। तो वो होगी 1,300 रुपये। ठीक है, माइनस कर दीजिएगा। बैंकॉक घोषणा का संबंध किससे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो है आसियान से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मुद्रा के आकस्मिक कार्य से है। तो आकस्मिक कार्य जो है वो ऑप्शन सी है, सामाजिक आय का वितरण। नाम मात्र का खाता है तो वो है आपका आय व्यय खाता। वर्ष 1911 में प्रकाशित पुस्तक दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी किसके द्वारा लिखी गई थी। इरविंग फिशर। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में कौन सी मद जमा पक्ष में लिखी जाएगी। तो वो होगी नकद मजदूरी भुगतान की। शंघाई 6 के शामिल होने वाला छठा देश कौन सा है। तो वो था उज्बेकिस्तान। इटालियन अर्थशास्त्री धवन जैती का संबंध किससे है। तो वो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत से है। ठीक है, ग्रेशम का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्होंने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है ना। तो ग्रेशम का तो हो ही नहीं सकता। तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। जिनका हस्तांतरण मात्र सुपुर्दगी से हो वह है। तो वो है वाहक ऋण। आर्थिक संकट के समय सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अत्यधिक पत्र मुद्रा निर्गमित करती है तो उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति कहलाती है। तो वो कहलाती है चलन स्फीति। न्यूनतम अभिदान राशि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ निर्गमन के बराबर होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए 90%। क्षेत्रीय मूल नियम रूल ऑफ ओरिजिन का प्रतिपादन किसने किया। तो वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर वृद्धि होना मुद्रा संकुचन के लक्षण है और मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, ऋण पूंजी है। देखिए जो ऋण पूंजी होती है वो अपरिवर्तनशील ऋण पत्र है। वर्ष 1921 में किसको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। मतलब बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ कलकत्ता और भी बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अंशों पर अभिगोपन कमीशन की अधिकतम दर कितनी है। तो वो है 5%। वर्ष 1988 में स्थापित बहुपक्षीय निवेश गारंटी
एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो पेरिस में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूर्णतया लोचदार मांग वक्र की आवृत्ति होगी तो वो समतल होगी। एक कंपनी की पूंजी 25 करोड़ रुपए है, वर्ष 2011 में उसे हानि उठानी पड़ी, तो अधिकतम वार्षिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक होगा, तो वो होगा 20 लाख रुपए का। चलिए अब एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए एनटीए नेट में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और आजकल टीजीटी पीजीटी में भी आते हैं, तो मैं डी ही बता देता हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अब सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है तो उसकी स्थापना हुई 1948 में। ठीक है, और राज्य वित्त निगम है उसकी स्थापना हुई 1964 में। भारतीय औद्योगिक विनियोग की स्थापना हुई 1994 में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई 1990 में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ध्यान रखेंगे। गारंटी का अनुबंध संबंधित है तो वो अभिगोपन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को अन्य नाम से जाना जाता है तो इसे हम दीर्घकालिक ऋणदाता और सुलभ ऋण खिड़की, है ना, सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से क्वेश्चन आता है। एनटीए नेट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन और पीजीटी में भी आया हुआ है कि जो हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है आईडीए, तो इसको हम सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाते हैं और ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है लोन प्रोवाइड कराता है। कृषि विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। एक्स वाई और जेड 5:3:2 के अनुपात में साझी हैं या साझेदार हैं। वाई जो है वो अवकाश ग्रहण करता है तो एक्स और वाई का नया अनुपात होगा तो वो होगा 5:2। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? तो ऑप्शन सी कि वस्तु के बदले वस्तु का चलन। सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर हानि होती है तो वो लेनदारों को होती है। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्यालय कहाँ है? तो देखिए वो वैसे तो जेनेवा आता है लेकिन पेरिस भी दे रखा है तो इसलिए पेरिस और जेनेवा दोनों ही इसका आंसर आएगा, है ना। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो बचत खाता से है? तो देखिए तीनों ही है, मोबाइल बैंकिंग भी है, मल्टीसिटी जो है वो चेकबुक से भी है और इंटरनेट बैंकिंग से भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये सभी। साझेदारी फर्म के विघटन के समय दायित्वों का भुगतान करने पर धनराशि लिखी जाएगी तो वो वास्तविक भुगतान की राशि लिखी जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है? तो हम सब जानते हैं कि ये मार्शल की है। गार्नर बनाम मुरे, ये एक्चुअली मरे नहीं था, मुरे था ये, है ना, तो वो ऊ की मात्रा रह गई है इसमें। तो गार्नर बनाम मुरे का नियम लागू हुआ था तो ये 1903 में हुआ था। वर्ष 1943 में किस समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था? तो वो था व्हाइट प्लान। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा अवमूल्यन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि देश की मुद्रा की इकाई के बदले में कम विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगती है। चलिए, एक्स वाई और जेड फर्म में 3:4:2 के साझेदार हैं। एक्स के अवकाश ग्रहण करने के बाद वाई और जेड के लाभ को 4:5 के रेशियो में बांटते हैं तो लाभ का अनुपात कितना होगा? देखिए लाभ केवल जो है वो जेड को मिलेगा। ठीक है, वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ते रहने से कम हो जाती हैं तो वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? तो वो देखिए आय बढ़ते रहने के कारण अगर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग कम हो जाती है तो उन्हें हीन वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। संपत्तियों का प्रारंभिक शेष 5,000 रुपये और अंतिम शेष 80,000 रुपये, अतिरिक्त पूंजी जो है वो 10,000 रुपये, तो शुद्ध लाभ होगा वो होगा 20,000 रुपये का। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में व्यापार और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी शामिल होता है तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है केवल जो है आपका ऑप्शन भी, केवल 2। ठीक है,
ये थोड़ा सा इसमें मिसिंग क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये शायद मिसिंग क्वेश्चन है, कुछ इसमें गड़बड़ है। ठीक है व्यूअर्स, विक्रय लागत 1,50,000 रुपये है, सकल हानि 25% विक्रय पर है, तो विक्रय की राशि क्या होगी? तो वो होगी आपकी 1,20,000 रुपये। ठीक है, चलिए, तुष्टिगुण किसी वस्तु या सेवा की वह क्षमता है जो डैश को संतुष्ट करता है, आवश्यकता को। ठीक है, अमूर्त संपत्ति है तो आप सभी जानते हो, ख्याति जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। भारत के प्रयास से स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो वो था पंजाब नेशनल बैंक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। तलपट द्वारा कौन सी अशुद्धि प्रकट जो है वो नहीं होती है? तो देखिए, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ और क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। विनिमय दर एवं क्रय शक्ति के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। भवन खाता, माल खाता, मशीन खाता आदि उदाहरण है किसके? मूर्त वास्तविक खाता के। निम्नलिखित में से आरबीआई के कार्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही है ना, तीनों ही है कि चलन एवं वित्त पर रिपोर्ट, मुद्रा निर्गमन और बैंकों की प्रगति का विवरण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि पहला, दूसरा और तीसरा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वेक्षण के अनुसार किसी देश की जनसंख्या वृद्धि 1% है तो उसे वर्तमान जीवन स्तर बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत अतिरिक्त विनियोग की आवश्यकता होगी? 4। कल्याण अर्थशास्त्र का जनक किनको कहा जाता है? एडम स्मिथ को, और अर्थशास्त्र के जनक भी एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। एक कार्यालय भवन 5 लाख रुपए में क्रय किया गया था, जिसका वर्तमान पुस्तकीय मूल्य 2,50,000 रुपये है, जो 3 लाख रुपए में बेचा गया, तो पूंजीगत लाभ होगा, तो वो होगा 50,000 रुपये का। निम्नलिखित में से कहाँ आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है, रीजनल ऑफिस नहीं है। कारखाने के निर्माण पर 5,50,000 रुपये किया गया व्यय है, तो ये एक पूंजीगत व्यय है। उपभोग के समानार्थिक सूचक में शामिल है, तो तीनों ही है कि जनसंख्या के लिए डॉक्टर, वाहन की उपलब्धता और फ़ोन व टेलीविज़न की उपलब्धता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। भारत में आधुनिक तरीके का सबसे पहला बैंक, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कब बंद हो गया? तो वो 1832 ईस्वी में बंद हो गया था। ठीक है, लेखा मानक 10 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है स्थायी संपत्तियों का लेखांकन से। मूल्य और मांग का संबंध होता है, तो वो देखिए हमेशा विपरीत संबंध होता है। संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता के लिए कौन सी लेखांकन प्रणाली लागू होती है? तो वो रोकड़ प्रणाली लागू होती है। भारत में विदेशी व्यापार हेतु वित्त व्यवस्था के लिए निर्भरता होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है ना। देखिए दोनों ही है, फर्स्ट और सेकंड, आयात निर्यात बैंक पर और सरकार पर। किसी वस्तु के निरंतर बढ़ती इकाई से सीमांत उपयोगिता का कौन सा क्रम प्रदर्शित होता है? तो ऑप्शन सी कि धनात्मक उपयोगिता, शून्य उपयोगिता, ऋणात्मक उपयोगिता। ठीक है, प्रबंधकों के लिए कौन सा लेखांकन सहायक होता है? जाहिर बात है प्रबंध के लेखांकन ही होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध बाजार से है? तो ऑप्शन ए यानी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मीन्स कि एक संपूर्ण क्षेत्र होता है और जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है, बजाज लिमिटेड की संपत्तियां 2,08,067 लाख है ना, तो मतलब 2,867 लाख है, तथा पूंजी जो है वो 1,276 लाख है। तो दायित्व होंगे तो वो होंगे आपके 1,591 के, है ना, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास का प्रमुख कारण है, तो देखिए ये भी है, एक तो कि प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूंजी की निम्न मात्रा, और दूसरा भी है कि पूंजी निर्माण की
निम्न दर। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ए और बी दोनों। पूरक वस्तुओं की मांग वक्र का ढाल होता है तो वो ऋणात्मक होता है। निम्न में से कौन तीव्र वस्तुओं में शामिल, तीव्र उपभोग की वस्तुओं में शामिल नहीं है? तो वो है आपका कोल्ड ड्रिंक्स। एक्स 1/4 हिस्से के लिए 50,000 रुपये पूंजी प्रवेश के समय लगाता है और फर्म में वाई और जेड की पूंजी क्रमशः 40,000 और 60,000 है। तो ख्याति का मूल्य क्या होगा? तो वो होगा 50,000 रुपये का। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितनी अवधि के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराता है? तो 90 दिन के लिए कराता है। केवल पूर्वदत्त पूर्वाधिकार अंश ही शोधनीय है, ऐसा उल्लेख है तो धारा 80 में है। वित्तीय प्रोत्साहन में क्या क्या शामिल है? तो देखिए, वेतन तथा भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ और लाभ में भागीदारी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। पूंजी की विशेषताएं हैं तो ये तीनों ही हैं कि ये उत्पादन का जो है गौण साधन है, पूंजी में घिसावट होती है और पूंजी भूतकाल की बचतों का परिणाम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। बोनस अंश निर्गमन हेतु किस खाते का उपयोग किया जाता है? पूंजी शोधन संचय खाता। निम्न कोटि की वस्तुओं के मूल्यों में कमी हो जाने पर उनकी मांग बढ़ने के स्थान पर घटने लगती है। इस नियम का संबंध किससे है? तो देखिए, ये है आपका गिफिन का विरोधाभास। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में गिफिन पैराडॉक्स भी कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। प्रवर्तन मिश्रण के घटक होते हैं तो उसमें भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ये चारों ही होते हैं कि विज्ञापन, प्रचार, विक्रय संवर्धन और व्यक्तिगत विक्रय। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त मांग से है? देखिए, संयुक्त मांग जो है वो एक्चुअली इसका में टीवी आएगा, टेलीविज़न। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। लेखा मानक 28 किससे संबंधित है? तो ये है संपत्तियों की क्षति से। ठीक है। अतिस्फीति या सरपत दौड़ती स्फीति में क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है कि ये स्थिति अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रणाली विफलता को दर्शाती है। एक प्रबंधक की पारिश्रमिक सीमा 5% का उल्लेख किस धारा में है? तो वो है धारा 387। पोस्टकोर्ब नामक सूत्र के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वह लूथर गुलिक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तुओं के मांग में लोच सर्वाधिक होगी? कार। वर्तमान स्टैटिस्टिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गॉटफ्रायड अकेनवाल ने किया था। वे किस देश के नागरिक थे? तो वो थे जर्मनी के। और यहाँ पे एक अपने आप में क्वेश्चन है जो पूछा गया कई बारी कि स्टैटिस्टिक्स के जो पिता थे, सांख्यिकी के पिता, वो कौन थे? तो वो थे गॉटफ्रायड अकेनवाल। ठीक है। वस्तुओं के उत्पादन की लागत कम हो जाती है तो ऑप्शन ए सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डिवीजन की गणना की जाती है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, Q3 - Q1/2। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसकी पुस्तक है? तो वो है हेनरी फ्योल की। अनुकूलतम जनसंख्या वह है तो ऑप्शन नंबर सी है ना, और ए और बी दोनों ही ठीक है कि जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है और जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वित्तीय अंकेक्षण कराया जाता है तो वो वार्षिक कराया जाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मांग के विज्ञापन लोच से है? तो यही फार्मूला बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन वाला, कि विक्रय में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय विज्ञापन व्यय में अनुपातिक परिवर्तन। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम लागू हुआ था तो वो 1959 में लागू हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स कि जनता से कोष जुटाने वाली
कंपनी को क्या कदम उठाने पड़ते हैं? तो देखिए तीनों ही, सेबी से भी अनुमति लेनी पड़ती है और कंपनी के प्रतिभूतियों के सूचीकरण के लिए आवेदन भी करना पड़ता है और न्यूनतम अभिदान की प्राप्ति को सुनिश्चित भी करना होता है। ठीक है व्यूअर्स, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये व्यूअर्स मैंने देखिए अभी भी लगभग 30 मिनट की वीडियो बन गई है, क्योंकि 125 क्वेश्चन होते हैं। स्पीड भी मैंने थोड़ा सा हाई रखी है। अगर फिर भी जो है किसी क्वेश्चन में कोई गलती होगी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कोशिश तो देखिए यही रहती है कि किसी का आंसर गलत ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है, कभी कभी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे अगर किसी आंसर से अगर आपको कोई भी जस्टिफाइड आप नहीं होते हैं तो उसमें कोई कमेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर ठीक है तो आप अपने आंसर को ही उसको माने कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैंने कोशिश करी है, तो ये बीएड वालों के लिए भी उतने ही हेल्पफुल हैं जितने आपके टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और प्ले लिस्ट आप विजिट करिएगा। थैंक यू।